आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। जैसे कि आपको इमेज पे भी दिख रही है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है ना। तो एंटीबायोटिक्स कभी कभी हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है या वायरल फीवर होता है एक्सेट्रा। ओके, तो आज समझते हैं एंटीबायोटिक्स होती क्या है और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है और ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगी। तो एंटीबायोटिक टू टर्मिनोलॉजी से मिल के बना है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बॉडी का बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग, है ना। जो भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे वो लिविंग ही तो है। तो हम एक ऐसा केमिकल कंज्यूम करेंगे कि वो, है ना, वो केमिकल क्या करेगा, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देगा, है ना। तो चलो पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो एंटीबायोटिक्स एक केमिकल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, या तो फिर ये इसको हम लोग प्रिपेयर भी करवाते हैं, जो कि किल करता है ना। ये जो एंटीबायोटिक्स है इसके टू एक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियासाइडल एंड द सेकंड वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक। मतलब कुछ एंटीबायोटिक होगी जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देगी और कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होगी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी, है ना, किल नहीं करेगी, बस ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये हमारी बॉडी में कहाँ काम करेगी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस पार्ट पे काम करेगी। तो ये होता है सबसे पहले ये काम करेगी प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी ये है बैक्टीरिया, है ना, तो बैक्टीरिया जो है उसका जो प्रोटीन फैक्ट्री है जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को खाने पीने के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना। अगर हम राइबोसोम को ही स्टॉप कर दे तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगी और बैक्टीरिया की डेथ तो नॉर्मली हो जाएगी, है ना। तो ये सबसे पहले काम करता है राइबोसोम पे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक नेक्स्ट काम करती है डीएनए पे। क्यों? क्योंकि डीएनए के बाद आरएनए के बाद बनता है प्रोटीन, है ना। तो डायरेक्ट डीएनए को ही क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि ना आरएनए बन पाए और ना ही प्रोटीन। नेक्स्ट सेल वॉल पे काम करता है। ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है यहाँ पे काम करेगा। क्या करता है कि ये सेल वॉल पे जाता है और वहाँ पे कभी कभी पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो जाता है, उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, सेल स्वेल होके और रप्चर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो भी सेल वॉल है ना, आउटर मेम्ब्रेन, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन, जो भी सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट ये कौन सा पाथवे को ब्लॉक कर देता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आप देखते हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है और वो कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियासाइडल। मतलब ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम हैं जो कि सेल वॉल पे काम कर रही हैं। तो जैसे कि सेल वॉल मोस्ट कॉमनली यूज, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज हम लोगों ने नेम कभी कभी सुने भी होंगे। फर्स्ट इज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है पीबीपीएस, इनहिबिट पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग। अब देखो ये जो पीबीपीएस है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करते हैं कि ये देखो ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन, इसके बीच में आएगी पीपीबीएस बाइंडिंग प्रोटीन। ये पीपीबीएस कहेगी चलो बाइंड हो। किसने कहा? पीपीबीएस ने कहा चलो इसको बाइंड करो। अब जब पीपीबीएस है ही नहीं तो कोई मैसेज नहीं देगा इसको बाइंड करने का। ओके, नेक्स्ट सेफेलोस्पोरिन्स एग्जाम्पल है सिफेपेमाइन। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, इनहिबिट करता है पीपीबीएस को इनहिबिट मतलब रोक रहा है पीपीबीएस बोलेगा कि हाँ बाइंड करो, लेकिन उतने स्ट्रांगली पेप्टाइडोग्लाइकन को बाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा। नेक्स्ट कार्बेपेनम्स, जिसका एग्जांपल है मेरोपेनम। ये स्ट्रॉन्ग पीपीबीएस इनहिबिटर है। ये पीपीबीएस को बिल्कुल भी रोक देगा, कहेगा भैया तुम रुक जाओ, पेप्टाइडोग्लाइकन को बाइंड मत होने देना। नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन, जिनका नाम है वेंकोमाइसिन क्या करेगा, ये बाइंड कर देता है BDLA है ना, सेल वॉल सिंथेसिस को। सो चलो इसको पढ़ते हैं, एक मैकेनिज्म से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो कि हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है ये क्या है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एंटीबायोटिक है। ये रेड कलर से क्या है, ये एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का जो सेल वॉल होता है उसके पास क्या है, एक बीटा लैक्टम नाम की रिंग प्रेजेंट है। और एक तरफ हमारा क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पीबीपी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग है यही बोलती है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को कि चलो पेप्टाइड की क्रॉस लिंकिंग बनाए और फिर प्रोटीन और फिर मतलब जो है उसके इनर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या, एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी। तो सपोज ये है एंटीबायोटिक, जैसे हम लोगों ने इस एंटीबायोटिक को कंज्यूम किया, है ना, ये है हमारी रेड कलर की एंटीबायोटिक। तो सपोज इसको हम लोगों ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, तो ये है हमारा एंटीजन। ग्रीन कलर से क्या है, ये एंटीजन है ना। तो ये
जो एंटीबायोटिक है ये एंटीजन को अपने पास क्या कर लेगी, बाइंड करेगी, है ना। अब देखो अब किससे ये बाइंड हुआ है, एंटीबायोटिक के जो बीटा लैक्टम रिंग है, कौन सी रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग से कौन बाइंड हुआ है, एंटीजन, है ना। तो बीटा लैक्टम से कौन बाइंड हुआ है, एंटीजन का जो ये देखो पर्पल कलर का ये पीपीबीएस पार्ट है। पीपीबीएस एंजाइम किस में प्रेजेंट है, एंटीजन में प्रेजेंट है। पीपीबीएस का क्या काम करता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ओके, तो एंटीजन का पीपीबीएस पार्ट जो है वो बाइंड हुआ एंटीबायोटिक के बीटा लैक्टम रिंग से। अब बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये कर देगा सेल वॉल को वीक, है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो बीटा लैक्टम है वो पीपीबीएस को वीक कर देगा, जिस वजह से सेल वॉल की जो क्रॉस लिंकिंग वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। और ये देखो ये क्रॉस लिंकिंग क्या हो गई है, ये देखिए आप ये देखो नेक्स्ट ये जो क्रॉस लिंकिंग है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो भी इसका सराउंडिंग वाटर है वो इसके अंदर सेल के अंदर आके फिल हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, सेल बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो जाएगी, है ना। स्वेल होने के बाद फिर एक टाइम होगा कि सेल का लिसिस हो जाएगा, सेल का रैप्चर हो जाएगा और फिर ये जो हमारी एंटीजन था, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसे इसने काम किया है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन की, मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, स्टॉप करवाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे होती है, आपको पता है राइबोसोम से होती है। राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट होती है। तो सबसे पहले कुछ एंटीबायोटिक्स है जो स्मॉल सब यूनिट पे काम करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स है जो लार्ज सब यूनिट पे काम करेंगे, है ना। तो जैसे कि राइबोसोम का 30S, कितना ऐसे, राइबोसोम का 30S पार्ट पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, ये किस पे काम करेगी, राइबोसोम के 30S पार्ट्स पे, है ना। अमाइनो ग्लाइकोसाइडेस क्या करेगा, एमआरएनए को नहीं रीड करेगा, एमआरएनए को बनवाने में इनिबिट करेगा कि एमआरएनए ना बने, ताकि प्रोटीन भी नहीं बनेगी और सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सेल को प्रोटीन चाहिए, जब प्रोटीन नहीं मिलेगी तो डेथ हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। फिर आएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये जो फिर टी आपका बाइंडिंग होता है टीआरएनए, उसको बाइंड होने से इनिबिट करेगा, क्योंकि टीआरएनए के पास होता है एक पार्ट पे होते हैं एंटीकोडॉन और एक पार्ट पे होता है अमाइनो एसिड, है ना, उन दोनों को ही बाइंड करने में ये रोक देता है। नेक्स्ट आता है 50S पार्ट। 50S मतलब लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे कौन कौन से एंटीबायोटिक काम करते हैं, माइक्रोलेट्स, क्लोरमफेनिकल एंड क्लिंडामाइसिन एंड लाइनिजोलेट। ओके, तो माइक्रोलेट क्या करती है, ट्रांसलोकेशन ब्लॉक करेगी। ट्रांसलोकेशन का मतलब है जो राइबोसोम ने पेप्टाइड बॉन्ड्स बना के जो भी हमारी चेन बनाई है अमाइनो एसिड को, वो मतलब वो जहाँ पे भी ट्रांसफर होनी थी वहाँ पे वो ट्रांसफर नहीं करवाएगा। नेक्स्ट आता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्लोरमफेनिकल कहाँ काम करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। अब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या है, तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज का मतलब ये है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक एंजाइम से बाइंड होते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं, वो कौन बनवाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ही बनवाता है। तो जब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है ही नहीं, बाइंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्लिंडामाइसिन इलॉन्गेशन स्टॉप करता है एंड लाइनेजोलेट इनिशिएशन को ब्लॉक करता है। कैसे करता है, चलो समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारी कौन सी एंटीबायोटिक आई थी, सबसे फर्स्ट हमारी एंटीबायोटिक आई थी अमाइनो ग्लाइकोसाइडेस, जो कि कितने एस पे काम कर रही थी, ये हमारे स्मॉल सब यूनिट 30S पे वर्क कर रही थी। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो अमाइनो ग्लाइकोडेस, है ना। अब ये क्या कर रहा है, तो आपको ये पता है ये पूरा हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का अनवाइंडिंग होगा, है ना, तो डीएनए से क्या बनेगा, ये देखो एमआरएनए। जैसे कि डीएनए के बाद ATGC स्ट्रक्चर है, तो इसके जस्ट अपोजिट को देख के क्या बनेगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या लेके आएगा, UACG, ये सब लाएगा और फिर तब एक एमआरएनए की बहुत लंबी सी चेन बन जाएगी डीएनए को देख के। अब ये जो अमाइनो ग्लाइकोडेज है ये क्या करेगा, ये देखो ये यहीं पे ब्लॉक हो गया है। कहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ये यहीं पे ब्लॉक हुआ है, ताकि मतलब जो भी हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं वो अटैच ही ना हो पाए, है ना, और एमआरएनए ना बन पाए, क्योंकि एमआरएनए नहीं बनेगा प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो अमाइनो ग्लाइकोडेज क्या करता है, एमआरएनए का मिस रीडिंग करवाता है ना, गलत रीडिंग करवाता है, ताकि प्रोटीन ना बने, और बने भी तो गलत प्रोटीन बने। जब गलत प्रोटीन बनेगी तो गलत यूज होगा, है ना, बैक्टीरिया वैसे ही डेथ हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट आएगा आपका टेट्रासाइक्लिन, है ना। टेट्रासाइक्लिन ये भी आपके कितने एस पे काम करेगी, ये भी आपके स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम के 30S पार्ट पे काम करेगी, है ना। ये देखो लार्ज सब यूनिट ये 50S है और ये क्या है, ये आपका है 30S। ओके,
अब ये देखो, ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या करता है, ये ब्लॉक टीआरएनए बाइंडिंग, ये टीआरएनए को बाइंड नहीं होने देगा। देखो टीआरएनए क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास ये एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहता है और इसी एंटीकोडॉन का एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। तो जैसे टीआरएनए ने यहाँ पे देखा कि हाँ आरएनए के पास क्या है, जीसीजी है, तो टीआरएनए कौन सा, जस्ट इसका अपोजिट वाला कौन सा पार्ट लाया, जी के साथ सी के साथ जी, और ये सब ऐसे ही। फिर ये जो पोर्शन था ये यहाँ पे आके बाइंड होना था, बट हमने क्या ले ली है, अभी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ले लिया। तो जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हमने कंज्यूम कर लिया तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, वो एंटीबायोटिक यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, है ना, ताकि टीआरएनए यहाँ पे बाइंड ना हो और यहाँ पे पेप्टाइड की जो चेन बननी थी अमाइनो एसिड की, बढ़िया गर्मा गर्म प्रोटीन जो रेडी हो रही थी वो रेडी ना हो पाए और बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैक्रोलिट्स की। अब मैक्रोलिट्स आपके किस पे काम करता है, ये आपका काम करता है 50S राइबोसोम में, मतलब जो कि बिग लार्ज सब यूनिट है उस पे काम करता है। ओके, तो मैक्रोलिट्स आखिर क्या करता है, तो मैक्रोलिट्स करेगा ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक। क्या करवा रहा है, ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करवा रहा है, जिसकी वजह से राइबोसोम मूव नहीं होगा और प्रोटीन का इलॉन्गेशन नहीं होगा। चलो समझते हैं। तो ये है राइबोसोम, तो ये है आपका लार्ज सब यूनिट और ये है आपका स्मॉल सब यूनिट। तो जब टीआरएनए यहाँ पे आता है, ये टीआरएनए आया यहाँ पे, है ना, टीआरएनए यहाँ पे आया। अब देखो एक टीआरएनए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन की खूब सारी चेन्स बनाता जाएगा और फिर उन चेन्स को क्या करना रहता है, हमें दूसरे पार्ट में भेजना रहता है ताकि बैक्टीरिया इसको यूज करे, है ना, दूसरे पार्ट में बैक्टीरिया इसको यूज करे और क्या करे, ग्रो करे। तो अब मैक्रोलिट्स, जब किसी पर्सन ने मैक्रोलिट्स एंटीबायोटिक कंज्यूम कर ली है तो उसकी बॉडी में क्या होगा, ये जो राइबोसोम है ये मूव करता रहता है ना, जैसे कि ये है तो ये ऐसे ऐसे ये राइबोसोम ऐसे मूव करता रहेगा। तो अगर यहाँ पे हमने कुछ, सपोज हमने यहाँ पे ऐसा कुछ, ये एंटीबायोटिक से यहाँ पे बाइंड हो गई, तो क्या अब ये राइबोसोम मूव कर पाएगा, जो पहले ऐसे इजीली मूव कर रहा था वो अब यहाँ पे आके फंस जाएगा, ये मूव ही नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो प्रोटीन की चेन है वो नहीं बन पाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ओके, राइबोसोम नॉट मूविंग, प्रोटीन इलॉन्गेशन इज स्टॉप, मतलब जो प्रोटीन आगे बढ़ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लोरमफेनिकल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आ गया है क्लोरमफेनिकल एंटीबायोटिक। ये क्या करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को ब्लॉक करेगा। मैंने बताया था ना पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या होता है, तो चलो यहाँ समझते हैं। तो फिर से हमारे पास एक राइबोसोम आ गया है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज 50S, स्मॉल 30S होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है टीआरएनए, क्या है, टीआरएनए, है ना, ये देखो एक टीआरएनए है, ये 2 टीआरएनए और ये 3 टीआरएनए। तो हर एक टीआरएनए के एंड पे यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं एंटीकोडॉन और एक एंड पे यहाँ पे रहते हैं अमाइनो एसिड, है ना। तो मैंने बताया था जैसे कि एक राइबोसोम आया, वो अपना अमाइनो एसिड दूसरे राइबोसोम पे शिफ्ट कर देगा, फिर क्या आया, दूसरा राइबोसोम आया, मतलब ये चेन आगे बढ़ती जा रही है ना, चला करता है ये राइबोसोम, है ना, मूव करता रहता है। तो ये आगे बढ़ा, इसने अपना अमीनो एसिड इसको ट्रांसफर कर दिया, फिर ये आगे बढ़ा, इसने अपना अमीनो एसिड इसको ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास टोटल 3 अमाइनो एसिड्स है। अब ये अमाइनो एसिड्स को बॉन्ड कौन बनाएगा, बाइंड कौन करेगा एक साथ, तो एक साथ बाइंड करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम करता क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है 2 अमाइनो एसिड के बीच में। क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा 2 अमाइनो एसिड के बीच में, है ना। तो ये देखो, ये है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज और ये देखो ब्लू कलर का पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब क्या हो गया, हमने कौन सी एंटीबायोटिक कंज्यूम की है, क्लोरमफेनिकल। तो जब हम लोग क्लोरमफेनिकल कंज्यूम किया है एंटीबायोटिक, तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है ही नहीं तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अमाइनो एसिड एक इधर एक उधर, है ना, तो बैक्टीरिया क्या उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाएगी, है ना। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं जो डीएनए सिंथेसिस को क्या करता है, ब्लॉक करवाता है। जब डीएनए बनेगा ही नहीं तो उसके आगे आरएनए भी नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, है ना। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स, नेक्स्ट मेट्रोनिडाजोल, नेक्स्ट रिफैम्पिसिन। ओके, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होता है, ये डीएनए गायरेज पे काम करता है। टारगेट एंजाइम कौन सा, डीएनए गायरेज। मेट्रोनिडाजोल कहाँ काम करेगा, डीएनए के स्टैंड्स पे काम करेगा। रिफैम्पिसिन कहाँ काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज पे काम करेगा, है ना। डीएनए गायरेज पे वर्क करके डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करवा देता है। स्टैंड्स पे काम करके स्टैंड्स को डैमेज करवा देगा।
आरएनए पॉलीमरेज पे काम करके ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवा देगा, है ना। तो चलो देखते हैं, जैसे कि ये है हमने एक एंटीबायोटिक ली है जिसका हम लोग का नाम है फ्लूरोक्विनिलोन्स, है ना। इस एंटीबायोटिक का नेम क्या है हमारा, फ्लूरोक्विनिलोन्स। तो सपोज फ्लूरोक्विनिलोन्स एंटीबायोटिक कंज्यूम की है। अब ये फ्लूरोक्विनिलोन एंटीबायोटिक क्या काम करेगी, तो ये आपका टारगेट, तो सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डबल स्टैंड डीएनए, आपको पता है रेप्लिकेशन करने के लिए, जैसे इस काइंड से इस तरफ से ये रेप्लिकेशन होगा, है ना, डीएनए के स्टैंड्स बनेंगे न्यू स्टैंड्स बनाने के लिए। तो एक एंजाइम होगा जो इस डीएनए को अनवाइंड करेगा, जो इस डीएनए को क्या करेगा, ओपन करेगा, तो वो हेलिकेस होता है। दूसरा, ये जो टोपोआइसोमरेज नाम का आपने एंजाइम सुना होगा, तो जैसे आप 2 वायर्स को ओपन करते हो तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है ना, कॉइलिंग हो जाती है। तो टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है, कॉइलिंग नहीं होने देता है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने ओपन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉइलिंग हो जाएगी। तो टोपोआइसोमरेज इसी कॉइलिंग को नहीं होने देता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने फ्लूरोक्विनिलोन्स कंज्यूम किया, ये क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज को प्रिवेंट करेगा, रोक देगा कि तुम जो सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर रहे थे वो अब मत करो, तुम उल्टा काम करो, है ना। जो तुम चीज सुलझा रहे थे उसको अब तुम क्या करो, और उलझाओ, है ना। जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए क्या हो जाएगा, उलझने की वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट एंटीबायोटिक, दैट इज रिफैम्पिसिन, है ना। ये रिफैम्पिसिन क्या करेगी, इनिबिट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करेगी, आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप करवा देगी, जिसकी वजह से कोई प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज होगा। अब यहाँ पे देखो, ये 2 डीएनए के स्टैंड्स है और ये है हमारा आरएनए, है ना। अब क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बेस पेयर है डीएनए के पास ए, टी, जी, सी, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट बेस पेयर्स ऐड होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल, है ना। तो ए के सामने अगर हमें आरएनए बनाना है तो टी नहीं होता, वहाँ पे यूरेसिल होता है, तो यहाँ पे यू होना चाहिए। टी के सामने ए होना चाहिए, जी के सामने सी होना चाहिए, सी के सामने जी होना चाहिए, ऐसे हमारा एमआरएनए बनता चला जाता है। अब ये रिफैम्पिसिन किसी ने कंज्यूम किया है तो ये रिफैम्पिसिन क्या करेगी, यहाँ पे ब्लॉक कर देगी, कहेगी नहीं, किसी को भी नहीं आना है, कोई एमआरएनए नहीं बनेगा, है ना, कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, जिससे बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। सो ये था हमारा एंटीबायोटिक्स का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।